एक आदमी अपनी बेटी के बलात्कारी को इस तरह की सजा देता है जैसा आपने बिल्कुल सोचा नहीं होगा। हाय दोस्तों, आज मैं एक अमेरिकन गॉथिक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द पेल ब्लू आइज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखना। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑगस्ट स्लेंडर होता है। वो न्यूयॉर्क के हडसन वैली शहर में रहता है और अपना पूरा दिन शराब पीकर बिताता है, क्योंकि कुछ साल पहले उसकी पत्नी की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और उसकी बेटी कुछ महीनों से गायब है। एक सुबह जब वो नदी के किनारे पर बैठा था, तब एक मिलिट्री ऑफिसर कैप्टन हिचकॉक उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे सीनियर ऑफिसर तुमसे मिलना चाहते हैं। लैंडर को अपना घर छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं है, इसलिए वह उनसे मिलने से मना कर देता है। लेकिन जब हिचकॉक इस बात पर जोर देता है कि मामला अत्यावश्यक है, तो वो मिलने के लिए मान जाता है। रास्ते में वे दोनों आपस में बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लैंडर एक सर्वश्रेष्ठ जासूस है जिसने उन सभी रहस्यों को सुलझाया है जिसे उसे दिया गया है। जल्द ही वे एक मिलिट्री एकेडमी में पहुंचते हैं और सीधे सुपरिटेंडेंट थेयर के ऑफिस में जाते हैं। सुपरिटेंडेंट थेयर लैंडर को इतनी अच्छी तरह से जानता है कि वो उसकी पत्नी की मृत्यु और बेटी के लापता होने के बारे में भी जानता है। वो सीधे मुद्दे पर आता है और प्रकट करता है कि एक मिलिट्री सोल्जर्स कैडेट लेरॉय फ्राई को मरा हुआ पाया गया है। सभी को संदेह है कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन चीजें कुछ और ही सुझाव देती है। किसी ने उसके शरीर से बिल्कुल सटीक तरीके से उसका दिल निकाल लिया है। ये सब समझाने के बाद थेयर लैंडर से अपराधी को खोजने का अनुरोध करता है। जासूस सहमत हो जाता है और तुरंत काम पर लग जाता है। वो हिचकॉक के साथ मुर्दाघर जाता है और डॉक्टर डैनियल से मिलता है जिसने फ्राई के शरीर का पोस्टमार्टम किया है। डैनियल कहता है कि मैंने पहले ही लाश की अच्छी तरह से जांच कर ली है, लेकिन मुझे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। लेकिन जब लैंडर बेसिक चेकअप करता है तो वह फ्राई के सिर के पीछे एक खरोंच और उसके हाथ में कागज का एक फटा हुआ टुकड़ा पाता है। इससे ये पता चलता है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे मार डाला है। लैंडर कागज के फटे हुए टुकड़े का मतलब समझने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चल पाता है, क्योंकि उस कागज के टुकड़े पर केवल कुछ ही शब्द लिखे हुए हैं और सटीक शब्द का अनुमान लगाना लगभग असंभव है। इससे पहले कि वो मिलिट्री एकेडमी से जाता, हिचकॉक उसे चल रही जांच को गुप्त रखने की चेतावनी देता है। बाद में लैंडर उस जगह पर जाता है जहां फ्राई का शरीर मिला था और जांच शुरू करता है। तभी एडगर एलन पो नाम का एक कैडेट उसके पास आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि फ्राई को एक कवि ने मारा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद एक शायर है जो किसी के दिल को उसके जिस्म से निकालने की कला जानता है। लैंडर स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए एडगर उसे एक और सुराग देता है। उसका कहना है कि फ्राई के मारे जाने के कुछ दिन पहले उसका अपने रूममेट से झगड़ा हुआ था। अगले सीन में ऑगस्ट लैंडर मिलिट्री एकेडमी में जाता है और हिचकॉक की अनुमति से कुछ कैडेटों से पूछताछ करता है। हालांकि उनमें से कोई भी ऐसा कुछ नहीं बताता है जिससे मामले में मदद मिल सके। पूछताछ समाप्त होने के बाद एक अधिकारी हिचकॉक के पास आता है और उसे एक नोट देता है। हिचकॉक जब उस नोट को पढ़ता है तो वो अवाक रह जाता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि एक गाय और भेड़ को इसी तरह से मारा गया है। उनका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया है। इससे ये स्पष्ट है कि हत्यारा उन्हें जांच बंद करने की चेतावनी दे रहा है। हालांकि इससे लैंडर हत्यारे को खोजने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए वो सीधे एडगर के पास जाता है और फ्राई के हाथ में मिले कागज के टुकड़े पर लिखे नोट को समझने के लिए उसकी मदद मांगता है। हालांकि एडगर केवल एक कैडेट है और उसे बाहरी लोगों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और आश्चर्यजनक रूप से उसी शाम वो एक उत्तर लेकर लैंडर के घर जाता है। हालांकि उसे पूरे नोट में लिखे शब्दों के बारे में नहीं पता, लेकिन अंतिम पैराग्राफ में देर मत करो कहा गया है। इसका मतलब है कि हत्यारे ने फ्राई को एक स्थान पर इनवाइट किया था। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचते कि वो नोट एक महिला ने लिखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्राई जैसे कैडेट का देर रात को बाहर किसी व्यक्ति से मिलने का कोई उद्देश्य नहीं होगा। तभी एडगर को याद आता है कि जिस दिन हत्या हुई थी उसने दिन सैन्य अड्डे के बाहर एक खूबसूरत महिला को देखा था। अगले दिन लैंडर एडगर को एक नोट भेजता है, उससे लेक करेज के पास एक आइस हाउस में मिलने के लिए कहता है। बिना समय बर्बाद किए एडगर वहाँ पहुँचता है और देखता है कि लैंडर एक पुराने घर की जाँच कर रहा है। अंदर उसने फर्श पर एक सर्कल और एक ट्रायंगल खींचा हुआ देखा और मान लिया कि किसी ने वहाँ एक अनुष्ठान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कलाकारों ने फ्राई के दिल को आकृतियों के बीच रखा होगा और काला जादू किया होगा। ये घर डॉक्टर डैनियल के बेटे आर्टेमस का है। लैंडर को अब शक है कि आर्टेमस ने ये सब किया है। हालांकि काले जादू के बारे में और जानने के लिए वो एडगर को अपने एक खास दोस्त जॉन से मिलाने ले जाता है, जो इन सब चीजों में एक्सपर्ट है। वो उसे अजीब आकृतियों के चित्र दिखाता है, जिससे जॉन यह निष्कर्ष निकालता है कि यह एक विशेष प्रकार का काला जादू अनुष्ठान है जिसे अमर होने के लिए किया जाता है।
जॉन ये भी कहता है कि इस काले जादू को करने के लिए एक अनबैप्टाइज्ड बच्चे के हृदय और फांसी से मरे आदमी के हृदय की आवश्यकता होती है। अनबैप्टाइज्ड जैन धर्म में बच्चों को शीघ्र बड़े होने के लिए किया जाता है। ये सब सुनकर लैंडर एडगर को आर्टेमिस से दोस्ती करने और उससे अधिक जानकारी निकालने के लिए कहता है। कैडेट सहमत हो जाता है और आर्टेमिस से नियमित रूप से मिलना शुरू कर देता है। हैरानी की बात है कि वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात एडगर और आर्टेमिस के दोस्त एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनकी बातचीत से एडगर को पता चलता है कि फ्राई आर्टेमिस की खूबसूरत बहन ली से प्यार करता था और कई लोगों का मानना है कि ली ने फ्राई को धोखा दिया, जिससे उसने आत्महत्या कर ली। कहीं और लैंडर को अपनी खोई हुई बेटी का इल्यूजन होता है और वो घबराने लगता है। इससे स्पष्ट है कि वो अभी भी उस दुख से उबरा नहीं है। अगली सुबह फ्राई का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद फ्राई की माँ उससे इसके पास आती है। वो उसे फ्राई की डायरी देती है और चाहती है कि वो असली अपराधी का पता लगा सके। वो ये भी कहती है कि डायरी में सब कुछ एक क्रिप्टोग्राफिक भाषा में लिखा है और वो उस भाषा को नहीं जानती है। बाद में घर लौटते समय लैंडर डैनियल और उसकी पत्नी विली से मिलता है और उनसे कहता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो हत्यारे को ढूंढ नहीं लेता और उसे सजा नहीं देता। जब विली उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछती है तो लैंडर उसे जवाब देता है कि वो 2 साल पहले मर गई थी। कहीं और एडगर आर्टेमिस के बारे में और जानने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जब वो ली को पियानो बजाते हुए सुनता है तो वो तुरंत विचलित हो जाता है। चूंकि उसे कविता भी पसंद है, जिससे दोनों बात करने लगते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जाने से पहले एडगर ली को अगले दिन बाहर मिलने के लिए कहता है, जिससे वो सहमत हो जाती है। अगले सीन में दोनों एक कब्रिस्तान में मिलते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू करते हैं। एडगर कहता है कि वो उसकी सुंदरता से बहुत आकर्षित है, लेकिन जैसे ही ली कुछ बोलने वाली होती है उसे एक दौरा आता है और जमीन पर गिर जाती है। सौभाग्य से वो जल्द ही ठीक हो जाती है और एडगर उसके साथ घर वापस आ जाता है। इस बीच लैंडर फ्राई की डायरी से कागजात को फाड़ देता है और उसमें से कुछ जानकारी निकाल लेता है। रात में जब एडगर अकेला काम कर रहा होता है तो एक साथी कैडेट और आर्टेमिस का दोस्त बॉलिंजर उस पर पीछे से हमला करता है और उसे बुरी तरह पीटता है। लेकिन तभी लैंडर सही समय पर वहां पहुंच जाता है और एडगर को मरने से पहले बचा लेता है। अगले दिन लैंडर को पता चलता है कि बॉलिंजर गायब है और बाद में उसके शरीर को जंगल में लटका हुआ मिलता है। उसके भी दिल को निकाल लिया गया है। हालांकि इस बार डैनियल बॉलिंजर के शरीर पर करीब से नजर डालता है और कहता है कि जिस व्यक्ति ने इसका दिल निकाला है वो कोई और आदमी है, क्योंकि कटिंग इस बार उतनी सटीक नहीं है जितनी फ्राई की थी। ये सुनकर सीनियर अधिकारी क्रोधित हो जाते हैं और वे लैंडर से इस मामले को जल्द से जल्द हल करने के लिए कहते हैं। वे ये चाहते हैं कि वो एडगर से पूछताछ करे, क्योंकि वो शिविर में सबसे रहस्यमय और चालाक व्यक्ति है। जब लैंडर एडगर से पूछताछ करने से इनकार करता है तो हिचकॉक कहता है कि एडगर ने हाल ही में फ्राई और बॉलिंजर के साथ लड़ाई की थी, जिससे लैंडर आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि उसके कवि मित्र एडगर ने इसके बारे में कभी बात नहीं किया है। इसलिए वो एडगर से बाहर मिलता है और पूछता है कि क्या वो कुछ छिपा रहा है। एडगर साफ साफ कहता है कि मेरी उनके साथ लड़ाई हुई थी, क्योंकि वे दोनों लगातार मेरी आदतों के लिए मुझे धमकाते थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा है। एडगर ये भी कहता है कि अगर मैं हर किसी को मारने लगता जिससे मुझे समस्या होती है तो इस एकेडमी में 1 दर्जन से भी कम कैडेट बचे होते। उसका भोला चेहरा देखकर लैंडर को यकीन हो जाता है, इसलिए वो बिना कुछ और पूछे वहाँ से चला जाता है। एक रात एडगर को डैनियल अपने घर रात के खाने के लिए इनवाइट करता है, जिसे वो स्वीकार करता है। जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो लैंडर विली को बहुत चिंतित और डरा हुआ देखता है, जैसे वो कुछ छुपा रही। खाने के बाद वो डैनियल से अकेले में बात करता है और पूछता है कि क्या उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। डॉक्टर डैनियल कहता है कि ली एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिससे उसे बार बार दौरे पड़ते हैं। दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तभी हिचकॉक वहां आता है और उसे बताता है कि एक अन्य कैडेट स्टोडेड लापता है। लैंडर तुरंत कैडेट के कमरे की जांच करने जाता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। इसलिए लैंडर को संदेह है कि स्टोडार्ट, फ्राई और बॉलिंगर तीनों में कोई ना कोई संबंध जरूर है, इसलिए उनका शिकार किया जा रहा है। लेकिन स्टोडार्ट का शव नहीं मिला है, इसलिए संभव है कि वो भाग गया हो। इसके बाद लैंडर अपने जादूगर मित्र जॉन के पास जाता है और उससे उस चुड़ैल शिकारी के बारे में पूछता है जिसका उसने पहले उल्लेख किया था। जॉन उसकी एक तस्वीर सामने लाता है और समझाता है कि वो वही है जिसने अमर होने की प्रक्रियाओं वाली पुस्तक लिखी थी। जैसे ही लैंडर तस्वीर देखता है उसे याद आता है कि उसने उस तस्वीर को डैनियल के घर पर देखा था और तुरंत डैनियल के घर की ओर चला जाता है। इस बीच ली और आर्टेमिस एडगर को पकड़ लेते हैं और वे वही अनुष्ठान करने वाले हैं जो उन्होंने फ्राई के दिल के साथ किया था। कुछ ही समय बाद लैंडर डैनियल के घर आता है और उसे डायन शिकारी और उसकी बेटी की बीमारी के बारे में बताता है। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद डॉक्टर अपनी गलती स्वीकार करता है और उसे सब कुछ बताता है।
वो कहता है कि अपनी बेटी ली को जिंदा रखने के लिए उसे डायन शिकार के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वो ये भी कहता है कि मेरी पत्नी, बेटी और मेरा बेटा भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं और वे अभी इस कार्य के लिए एडगर का बलिदान करने वाले हैं। ये सुनकर लैंडर भयभीत हो जाता है और उस पुराने घर की ओर भागता है। वो सही समय पर वहाँ पहुँच जाता है और एडगर की बलि होने से बचा लेता है, जिससे ली क्रोधित हो जाती है और हर जगह तेल फैलाना शुरू कर देती है, जिससे एक बड़ी आग लग जाती है। आर्टेमिस इस अवसर का उपयोग करके लैंडर से लड़ने लगता है ताकि उसकी बहन अनुष्ठान जारी रख सके। लेकिन दुख की बात है कि उसकी बहन पर एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। आर्टेमिस उसे बचाने के लिए दौड़ता है और दोनों आग में फंस जाते हैं। इससे पहले कि पूरा घर ढह जाए, लैंडर विली और एडगर को पकड़ लेता है और वहां से निकल जाता है। अगले दिन अस्पताल में एडगर के साथ सीनियर ऑफिसर लैंडर की प्रशंसा करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि मामला आखिरकार हल हो गया है। हिचकॉक भी लैंडर को धन्यवाद देता है और कभी कभी उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए माफी मांगता है। कुछ सप्ताह बीत जाने के बाद एडगर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और लैंडर से उसके घर मिलने जाता है। हैरानी की बात यह है कि उसे कुछ चौंकाने वाला पता चला है। वो कहता है कि फ्राई के हाथ में नोट के टुकड़े पर लिखे शब्दों की लिखावट की जांच करने के बाद और लैंडर से मिले नोट पर लिखे शब्दों की लिखावट बिल्कुल एक जैसा है। उसके द्वारा प्राप्त सबूतों में सभी बिंदुओं को जोड़ने पर यह स्पष्ट है कि लैंडर कैडेटों की मौत के लिए जिम्मेदार था। फिर एडगर अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है और लैंडर को बताता है कि शराबखाने की एक महिला से मुझे तुम्हारी बेटी मैथिल्डी के बारे में सब कुछ बता दिया है। आखिरकार लैंडर अपने अपराधों को स्वीकार करता है और अंत में सब कुछ प्रकट करता है। वो कहता है कि 2 साल पहले मेरी बेटी अपनी पहली बॉल डांस पार्टी में भाग लेने के बाद वो अकेले घर लौट रही थी। तब फ्राई, बॉलिंगर और स्टोडेड ने मिलकर उसका बलात्कार किया। हालांकि वो बच गई, लेकिन इस घटना ने उसे इतनी बुरी तरह से आघात पहुंचाया कि उसने एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दिया। कूदने से पहले मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने ये जानकारी सभी से छिपाई और झूठ बोला कि वो भाग गई है। क्योंकि मैथिल्डी मेरी आंखों के सामने मरी थी, इसलिए मैं बदला लेना चाहता था। इसलिए मैंने फ्राई से संपर्क किया, उसे एक मैसेज का लालच दिया और उसे एक सुनसान इलाके में ले गया। वहां मैंने उसे बेरहमी से खत्म कर दिया और दृश्य को ऐसा बना दिया जैसे कि मरने वाले ने आत्महत्या किया हो। मेरे जाने के बाद ली और आर्टेमिस ने अपने अनुष्ठान के लिए फ्राई का दिल निकाला। जब एडगर ने लैंडर से पूछा कि उसे बॉलिंगर के बारे में कैसे पता चला, तो लैंडोर जवाब देता है कि मैंने फ्राई की निजी डायरी से पता लगाया। इसलिए सही समय पर मैंने बॉलिंजर की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ताकि यह आभास दिया जा सके कि कैडेट को उसी हत्यारे ने मारा था जिसने फ्राई को मारा था। यही वजह है कि डॉक्टर डैनियल दोनों चीजें अलग अलग बता रहे थे। अंत में लैंडर का मानना है कि मारे जाने के डर से स्टोडेड भाग गया है। हो सकता है कि वो बच गया हो, लेकिन उसे अपना शेष जीवन डर के मारे बिताना होगा। लैंडर ने जांच में हिस्सा लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उस पर शक करे। वो ये भी जानना चाहता था कि फ्राई का दिल किसने निकाला था। लास्ट सीन में लैंडर एडगर से कहता है कि वह जा सकता है और अधिकारियों को बता सकता है कि वो असली हत्यारा है। हालांकि कवि ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसने जो किया वो सही था। फ्राई और बॉलिंगर जैसे अपराधियों को जो कुछ मिला है उससे कम के लायक वे नहीं थे। ये कहते हुए एडगर नोटों को जला देता है और इस तरह उन सबूतों को मिटा देता है जो जासूस को गिरफ्तार करवा सकते थे। एडगर जाने से पहले ये बताता है कि वास्तव में उन पलों को संजोता है जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। फिल्म के एंड में लैंडर उस पहाड़ पर जाता है जहां पर उसकी बेटी ने कूदकर अपनी जान दी थी। वह मेरे प्यार को आराम दो कहते हुए उसके बालों के रिबन को हवा में छोड़ देता है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।